हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 6 पंचायती राज एक्ट 1947 में सेक्शन 86 ऑनवर्ड्स जो है ये करेंगे और इस चैप्टर को आज हम लोग पूरा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये सेक्शन 86 क्या कहता है। तो 86 जो है वो एक पावर की बात करता है जो न्याय पंचायत के पास है, और वो कहता है कि ये इशू ऑफ समन्स टू विटनेस, यानी ये न्याय पंचायत समन्स इशू कर सकती है विटनेस को। ठीक है, तो यही इसका जो सेक्शन का जो मेन अंदर कंटेंट है वो देख लेते हैं एक बार। कि न्याय पंचायत को अगर जो ये लगता है कि एविडेंस के लिए या फिर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए, या तो एविडेंस कोई विटनेस दे, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जानता है, या क्या है वो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है वो उसको प्रस्तुत करे कोर्ट में, जिससे कोई चीज पे डिसीजन हो सके, प्रूव हो सके कोई चीज। तो क्या करेगा, सिविल को या क्रिमिनल केस उसमें कोर्ट क्या करेगा, समन्स इशू कर देगा ये जो विटनेस है। और समन्स का जो पर्पस ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि आप आइए, तो कंपेल हिज अटेंडेंस, यही कि आप आइए और यहाँ पे या तो ये एविडेंस दीजिए या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करिए जो इस केस के डिसीजन के लिए बहुत जरूरी है, या आप प्रोड्यूस करिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं। और अगर ये सम्मन्स न्याय पंचायत इशू कर देती है तो जो पर्सन जिसको ये सम्मन भेजा गया है, यानी कि जो विटनेस है, वो विटनेस जो है उसको ही विल बी कंपेल्ड, वो एक कंपल्शन के अंडर होगा कि उसको ये फॉलो करने पड़ेंगे सम्मन्स। ठीक है, तो ये एक अपने आप में सम्मन्स की जो होती है इम्पॉर्टेंट पावर होती है कोर्ट की, और सबसे बेसिक पावर होती है, स्टार्टिंग पावर होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट पावर होती है जो एक्चुअली पावर का जिसमें वाकई पावर के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। आप साधारण आदमी कोई सम्मान देके किसी को नहीं बुला सकता, लेकिन जो बोर्ड्स होती है, न्याय पंचायत भी एक तरीके से सॉर्ट ऑफ होती है, तो वो सम्मन्स की पावर रखती है। इसके देख लेते हैं सेक्शन 87। इसके बाद पेनल्टीज फॉर फेलिंग टू अपीयर बिफोर द न्याय पंचायत। अब किसी को आपने भेजा, सम्मन भेजा, और वो कोर्ट में नहीं आया, वो न्याय पंचायत में नहीं आता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो अगर न्याय पंचायत ने कोई रिटन ऑर्डर दिया है अपीयर होने के लिए, यानी सम्मन जो है वो रिटन फॉर्म में गया, वो रैली नहीं गया, और वो जानबूझकर कोई ऐसा उसके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, भी किसी ने उसे रोक लिया, नहीं आने दिया, वो बीमार पड़ गया, ऐसा कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और वो जानबूझ के विलफुली डिसोबे करता है, जानबूझ के नहीं आता है, उन सम्मन की जो है कंप्लायंस नहीं करता है, ठीक है, या नोटिस की कंप्लायंस नहीं करता है, ऑर्डर जो भी भेजा, यानी कहने का मतलब बुलाया किसी भी माध्यम से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट, समन, नोटिस, ऑर्डर से बुलाया, लेकिन वो नहीं आता है आदमी। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा, एक न्याय पंचायत एक कंप्लेंट करेगा। ये अपने आप में थोड़ा अलग सा प्रोसीजर है कि न्याय पंचायत खुद उसके साथ एक जुर्म हुआ है, वो भी जो है उसकी कंप्लेंट करेगा, किसको, मजिस्ट्रेट को करेगा, और मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको फाइन इम्पोज कर देगा 25 रुपीज का। तो ये थोड़ी अजीब सी बात लगती है कि अपने लिए ही न्याय मांगने जाएगा न्याय पंचायत, किससे, मजिस्ट्रेट से, कि साहब मैंने सम्मन्स इशू किए और मेरे सम्मन्स इशू करने के बाद भी वो जो है कंप्लाई नहीं किए हुए और ये आदमी नहीं आया। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वर्ड यूज कर रखा एनी पर्सन। ऊपर वाले जो सेक्शन हमने 86 में पढ़ा था वो स्पेसिफिकली फोकस था विटनेस पे, लेकिन यहाँ क्या, एनी पर्सन, कोई भी आदमी हो, चाहे वो एक्यूज्ड हो, प्लेंटिफ हो, डिफेंडेंट हो, कोई भी हो, तो किसी को भी सम्मन भेजा गया है और वो नहीं आया है, तो उस सिचुएशन में ये 87 सेक्शन अपनी फॉर्म में आ जाएगा। इसी के बाद प्रोवाइजो देख लेते हैं। भाई अगर क्या अब एक वुमेन के केस में है कि वुमेन को सम्मन भेजा और जो क्या वुमेन को भेजा नहीं, क्या वुमेन को भेजा जा सकता है, क्या वुमेन को भेजा जा सकता है सम्मन कि आप आइए कोर्ट। तो देखिए वुमेन को जो है कुछ स्पेशल आपका सेफ गार्ड्स होते हैं वुमेन में, तो उसमें ये लिखा हुआ है इस प्रोवाइजो में कि ठीक है, आप क्या है, वुमेन को सम्मन नहीं भेजेंगे, ये एक्सेप्शन है कि आप बाकी किसी को भी सम्मन भेज के बुला सकते हैं, वुमेन को नहीं बुलाएंगे। और वुमेन को अगर जो नहीं बुलाएंगे तो प्रक्रिया तो पूरी करनी है, एविडेंस तो उससे लेना है, डॉक्यूमेंट तो उससे लेना है, अगर जो कोई जरूरत है तो फिर पूरा कैसे करेंगे।
तो उसके लिए तरीका ये बता रखा है कि उसको एग्जामिनेशन और एग्जामिन ऑन कमीशन, कमीशन भेज के उसको एग्जामिन किया जाएगा। अब देखिए कमीशन थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ। कमीशन क्या होता है, ये या तो एक आदमी होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ये लोग क्या होते हैं, जाके वुमन के घर ही जाके जो भी उससे चीज लेनी होती है, डॉक्यूमेंट्स लेने हैं तो डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, और अगर जो कुछ उससे एविडेंस लेना है तो उसकी स्टेटमेंट ले लेंगे। ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट माना जाता है किसके, कि वो कोर्ट में ही आ गई। तो ये बिल्कुल अभी देखेंगे आगे प्रोवाइजो में इस कमीशन को जो है बिल्कुल एट पार ये माना हुआ है कि हाँ ये कोर्ट में ही आके चीजें हुई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आप देखेंगे सीपीसी में इस तरीके का कमीशन दे रखा है। प्रोवाइजो, दूसरा प्रोवाइजो कहता है अगर जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, अगर जो डॉक्यूमेंट्स में कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है किसी आदमी के पास, वो मंगवाया कि भाई देखिए एक डिस्प्यूट है किसका, एक डिस्प्यूट है कि ये सेल डीड जो है ये इस प्लेंटिफ ने एग्जीक्यूट करी है, और ये कहता है ये सेल डीड आपके पास है, तो उस आदमी को बुला लिएगा कोर्ट की, हाँ भाई दिखाएं आपके पास सेल डीड है या नहीं है ओरिजिनल। तो वो ओरिजिनल जब लेके आएगा तो कोर्ट क्या क्या ओरिजिनल को अपने पास रख लेगा? नहीं, तो ओरिजिनल को अपने पास नहीं रखता, वो क्या करता है ओरिजिनल को एक ओरिजिनल की कॉपी बना लेता है। ठीक है, कॉपी बना लेता है, और कॉपी बना के उस कॉपी पे देखता है, कंपेयर करता है पहले कि हाँ ये ओरिजिनल से बिल्कुल मैच करती हुई चीजें, इसमें कोई भी अलग नहीं है, और उसके बाद उस कॉपी को एक तरीके से सर्टिफाई खुद ही कर देता है, टेस्ट कर देता है कि हाँ ये ट्रू कॉपी है, तो खुद ही लिख देता है ट्रू कॉपी है, और उसके बाद रिटर्न कर देगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसको, जो भी आदमी लेके आया डॉक्यूमेंट्स। तो कहने का मतलब देखिए इंपॉर्टेंट किसी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो जो है कोर्ट को रखने का कोई अधिकार नहीं होता। देखिए क्या होता है प्रैक्टिकली मैं बता देता हूँ, सिविल में अगर जो आप केस फाइल करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट बनती है, और आप कोर्ट में वो जमा करते हैं, चाहे वो ओरिजिनल कर सकते हैं चाहे सर्टिफाइड कॉपी कर सकते हैं। ओरिजिनल करेंगे तो कोर्ट के हिफाजत, बड़ी हिफाजत के साथ वो कोर्ट की कस्टडी में रहते हैं जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर जो आप सर्टिफाइड करते हैं तो वो आप बाद में एक एप्लीकेशन लगा के आप ये कह सकते हैं कि जब आपको सर जरूरत पड़े जज को, तब आप ओरिजिनल मांग के कंपेयर कर सकते हैं, और तब हम लाने के लिए तैयार हैं। तो इस सिचुएशन में भी क्या हुआ, इस सिचुएशन में क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लगाया नहीं गया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी और के पास है, उसको कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करने के लिए उसको बुलाया जा रहा है। तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो मंगवा लिए जाएंगे जिस आदमी के पास है, और उससे लाके कंपेयर कर दिया जाएगा। इसी के बाद ये अगर जो अगर कोई विटनेस, यहाँ पे आदमी आ गया कौन, विटनेस, यहाँ अगर कोई विटनेस जो है वो नहीं आ पाता है, किस कारण, अपनी इलनेस की वजह से, बीमार है, फिजिकल इन्फॉर्मिटी की वजह से, या उसको नहीं बुलाया जा सकता, कि अगर उसको बुलाया, सोचो वो विटनेस क्या है, वो रहता है कहीं लंदन में, और वो जब तक आएगा तो वो तो बहुत टाइम निकल जाएगा, जो उस चीज का ट्रुथ निकालने के लिए जो भी केस चल रहा है उस चीज को उस चीज का निष्कर्ष निकालने में, डिसीजन देने में बहुत टाइम लग जाएगा, अगर जो इसके चक्कर में, बुलाने के चक्कर में पड़े। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में भी कमीशन इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऊपर एक वुमन के केस में कमीशन इशू हुआ, और एक यहाँ विटनेस जब क्या है वो बीमार है, फिजिकल इन्फर्म है, किसी कारणवश डिले विले हो जाएगी, एक्सपेंसिव बहुत हो जाएगा, इनकन्वीनियंस हो जाएगी, तो उस सिचुएशन में बजाय इसकी ऑल्टरनेट रास्ता है, आप कमीशन इशू कर दीजिए। ठीक है, और यहीं पे इसी के बाद लिखा हुआ ये जो एविडेंस लिया जाएगा वहां जाके इस विटनेस के घर पे इन लोगों के द्वारा, कमीशन के द्वारा, तो वो एविडेंस जो है वो एविडेंस की श्रेणी में आएगा और वो रिकॉर्ड बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एविडेंस बन जाएगा, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जो कमीशन के द्वारा लिया गया होता है वो एट पार, जो कोर्ट ने लिया होता है एविडेंस, उसके बराबर ही माना जाता है। इसी के बाद देख लेते हैं कि डिसमिसल ऑफ सिविल केस, डिसमिसल ऑफ सिविल केस, ये देखिए कहीं कहीं आपको अलग अलग जगह, क्रिमिनल का डिसमिसल कहीं और दे रखा है किसी सेक्शन में, किसी कोर्ट ने अगर जो फ्रीवलेस वैक्सेशन किसी अनट्रू नेचर का अगर जो केस किसी ने, प्लेंटिफ ने गलत फाइल किया, एप्लीकेंट ने गलत फाइल किया, तो उस सिचुएशन में जो है आपका डिसमिसल कहीं और दे रखा है। तो अलग अलग सिविल का यहाँ 88 में दे रखा है, क्रिमिनल का कहीं और दे रखा है,
और यहाँ न्याय पंचायत का दे रखा है, अगर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मुंसिफ का ने किया है तो उसका कहीं और दे रखा है। तो ये ऊपर मैंने तीनों सेक्शन दे रखे हैं जिसमें केस डिसमिस होते हैं, जैसे सेक्शन 51, 61, 85, इसमें आपके डिसमिसल हुए हैं। अलग अलग डिसमिसल्स हैं वो, चाहे वो न्याय पंचायत या किसी और ने की हो, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मुंसिफ ने की हो, चाहे वो क्रिमिनल केस में हो या किसी और, चाहे वो आपके कहीं इलेक्शन से संबंधित भी हुआ, तो उन चीज़ों में जो ये डिसमिसल हुए हैं उनके बारे में ये सेक्शंस में दे रखा है मैंने। ये सेक्शंस हैं जो इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो एक 88 का सार यही है कि न्याय पंचायत अगर जो कोई केस उसको क्या लगता है ये कि झूठा है, फ्रीवियस है, वेक्शियस है, अनट्रू है, और प्लेंटिफ और एप्लीकेंट ने वो फाइल किया, तो उस केस को, क्या है, सिविल केस को क्या कर देगी, वो डिसमिस कर देगी। ठीक है, ये पावर आपके पास होती है न्याय पंचायत के पास, तो ये भी पावर है। तो एक और देख लेते हैं कि रिवीजन की पावर। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये हमने जो है रिवीजन की पावर है, तो रिवीजन की पावर कतई न्याय पंचायत के हाथ में नहीं है। रिवीजन का क्या मतलब होता है? रिवीजन जो होता है, अपना ही दिया हुआ केस को आप देख रहे हैं, अपने केस को कहने का मतलब कि आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते हैं। अभी इसको आगे पढ़ लेते हैं। क्या है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मुंसिफ, ये क्या है, न्याय पंचायत नहीं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मुंसिफ अपने आप ऑन मोशन या एप्लीकेशन किसी ने दी है, टाइम पीरियड कितना है, 60 दिन के अंदर। ठीक है, 60 दिन के अंदर अंदर जब से भी जो आपका समन्स सर्व हुए हैं, ठीक है, मेड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर जिस दिन से हुआ है उस दिन से, और कंप्लेंट ऑफ वेयर service of summons has not been effected on the applicant from the date of knowledge of the order, call for the record. अब समन्स भी सर्व नहीं हुए हैं, ये भी ग्राउंड है, और उसमें जो है समन्स सर्व नहीं हुए हैं विद इन 60 डेज ऑफ द ऑर्डर, अगर जो ये ग्राउंड है, तो इस सिचुएशन में क्या है, न्याय पंचायत द्वारा वो डिसाइड किया गया है, और जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मुंसिफ को लगता है कि इनजस्टिस या मटेरियल इरेगुलरिटी हुई है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो रिकॉर्ड कॉल कर लेगा। रिकॉर्ड कॉल कर लेगा क्या, नीचे वाले न्याय पंचायत ने जो भी डिसीजन दिया है उसका रिकॉर्ड कॉल कर लेगा। रिकॉर्ड कॉल करके क्या होगा, और वो उसको डिसाइड कर देगा। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लीजिए। एक्चुअली क्या हुआ, आपका एक ऑर्डर पास हुआ, न्याय पंचायत ने ऑर्डर पास किया, न्याय पंचायत ने जब ऑर्डर पास किया उसमें कुछ मटेरियल इरेगुलरिटी या इनजस्टिस हुई है, ठीक है, तो रिवीजन अपनी, अगर जो अपना ही ऑर्डर खुद कोर्ट देखेगा तो ये अलाउड नहीं है। कहने का अपनी ही ऑर्डर क्या खुद ही वो चेक करे, ठीक है, उसको देखे कि ये गलत है और उसके बाद फिर अपनी ऑर्डर पे ऑर्डर दे, ऐसा नहीं है, ये पावर नहीं दी गई है न्याय पंचायत को, तो ये हमेशा सुपीरियर अथॉरिटी को दी जाती है। तो रिवीजन सुपीरियर अथॉरिटी को होता है, तो वो जो उसने डिसीजन दिया है उसको चेक करता है, और उसको चेक करता है कि ये क्या वाकई इसमें इनजस्टिस और मटेरियल इरेगुलरिटी हुई है, तो उससे सुपीरियर कौन है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मुंसिफ, वो चेक करेगा कि इसमें कोई इनजस्टिस और कोई इरेगुलरिटी हुई है या नहीं है। ठीक है, और वो इसके लिए क्या करेगा, नीचे से उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड मंगवा लेगा, जो भी उसने डिसीजन दिए, जिन डॉक्यूमेंट्स पे उसने डिसीजन दिए, जो भी सारी चीजें हैं वो ऊपर मंगवा लेगा और फिर डिसीजन दे देगा। अब ये जो रिवीजन होता है, ये रिवीजन आपको ध्यान रखना चाहिए, ये क्या होता है ये रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है कि ये जुरिडिक्शन से रिलेटेड कहीं ना कहीं होता है। तो जुरिडिक्शन जो होता है इसमें कोई ना कोई गड़बड़ होती है। तो जुरिडिक्शन जैसे यहाँ क्या है, सबसे पहली गड़बड़ क्या हुई, फेल टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन वेस्टेड बाय लॉ। कहने का मतलब न्याय पंचायत ने फेल किया, उसमें जुरिडिक्शन था लेकिन उसने फिर भी वो जो है उसको एक्सरसाइज नहीं किया और ऐसे ही केस को डिसमिस कर दिया, कहते हुए कि भाई मेरे पास जुरिडिक्शन नहीं और मैं इसको नहीं एंटरटेन कर सकता। इस तरीके का कोई ऑर्डर पास हुआ, या उसने जुरिडिक्शन एक्सेस में उसने एक्सरसाइज किया, ठीक है, और उसमें एक्सेस करके, कहने का मतलब उतना था नहीं जुरिडिक्शन उसके पास, लेकिन उसने एक्सेस किया और कोई मटेरियल इरेगुलरिटी
इससे हो गई, ठीक है, तो वो मटेरियल इरेगुलरिटी डीम्ड मटेरियल इरेगुलरिटी मानी जाएगी कि ये मटेरियल इरेगुलरिटी है, ऊपर वाला ग्राउंड सेटिस्फाई कर दिया। कहने का मतलब ये जुरिडिक्शन से संबंधित दो चीजें अगर जो कुछ गड़बड़ हुई है, या तो उन्होंने एक्सरसाइज ही नहीं किया, या एक्सरसाइज किया तो क्या किया, वो एक्सेस में कर दिया, तो इन दोनों चीजों को क्या है, मटेरियल इरेगुलरिटी ऊपर वाला ग्राउंड माना जाएगा, और वो रिवीजन एंटरटेन कर ली जाएगी किसके द्वारा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मुंसिफ द्वारा, और उसी के बाद अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। इसी में एक और तीसरी चीज भी होती है, एक्सरसाइज जुरिडिक्शन नॉट वेस्टेड। नॉट वेस्टेड, ये तीन तरीके की आपकी जनरल रिवीजन में तीन ग्राउंड्स होते हैं, लेकिन ये तीसरे वाला ग्राउंड नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जा सकता है कि क्या इस ग्राउंड पर भी क्या रिवीजन हो सकता है, और या क्या यह ग्राउंड भी मटेरियल इरेगुलरिटी माना जाएगा एक्सप्लेनेशन। तो ये वाला ग्राउंड मटेरियल इरेगुलरिटी नहीं माना जाएगा। कौन सा वाला, एक्सरसाइज जुरिडिक्शन नॉट वेस्टेड, नॉट वेस्टेड इन न्याय पंचायत, तो ये वाला ग्राउंड यहाँ पे मटेरियल इरेगुलरिटी नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसी के बाद अब ये रिवीजन, यानी नीचे से रिकॉर्ड तो मंगवा लिया न्याय पंचायत की, सारी फाइल मंगवा ली वाली जो जिस पे डिसीजन दिया है न्याय पंचायत ने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मुंसिफ ने, उसके बाद क्या पावर है, उसके बाद क्या कर सकता है, तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मुंसिफ क्या करता है, नीचे से अगर जो फाइल मंगवा ली है तो उसको क्या कर सकता है, या तो क्वेश कर सकता है उस ऑर्डर को जो न्याय पंचायत ने दिया है, ठीक है, या उसको मॉडिफाई कर सकता है, या उसको रिमांड वापस भेज सकता है, ठीक है, कि रिट्रायल करें आप। उसी के बाद क्या कर सकता है, ट्राई द केस हिमसेल्फ, हमसे खुद ही ट्राई कर सकता है, और ये किसी अनदर कोर्ट को भी भेज सकता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये सब पावर्स जो हैं इसके पास होती हैं, जो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मुंसिफ होता है, जब रिवीजन की पावर को वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। इसी के द्वारा अगर आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मुंसिफ को ये लगता है कि रिवीजन की एप्लीकेशन जो फाइल करी गई है, इसमें लिखा गया कि मटेरियल इरेगुलरिटी है, बहुत ही मेरे साथ नाइंसाफी हो गई है, और इस तरीके की एप्लीकेशन जो है वो फाइल करी जाती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मुंसिफ के कोर्ट में, और वो फ्रिवलेस और वेक्शियस झूठी पाई जाती है, ठीक है, तो क्या करेगा वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मुंसिफ, रिकॉर्ड करेगा रीजंस, और कहेगा कि भाई ये जो तुमने एप्लीकेशन फाइल करी है गलत फाइल करी, और आप स्पेशल कॉस्ट दो, यहाँ पे वर्ड है स्पेशल कॉस्ट। ऊपर हमने एक जगह वर्ड देखा था जहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर फ्रिवलेस और वेक्शियस है तो कोर्ट कॉस्ट पे करेगी, तो वो कॉस्ट थी, वहां पे एक अलग कॉस्ट थी। अगर जो यही आदमी ऊपर, न्याय पंचायत भी क्या है, कॉस्ट लगा सकती है अगर जो उसको झूठा मात्र लगता है, तो वो सिंपल कॉस्ट, तो वहां पे एक कॉस्ट लग गई, लेकिन उसके बाद वही आदमी जिसके ऊपर कॉस्ट लगी थी वो क्या है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मुंसिफ की कोर्ट में पहुंच गया, और उसने कहा साहब मेरे साथ तो देखो यार कितना अन्याय होगा, और उन्होंने कॉस्ट भी लगा दी। और इसके बाद जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मुंसिफ ने ये देखा तो उसने पाया कि यार ये तो फ्रिवलेस वाकई सच में झूठा है, नीचे वाले ने सही कॉस्ट लगा रखी थी, अब जो कॉस्ट लगाई जाएगी वो सिंपल कॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि नीचे पहले सिंपल कॉस्ट लग चुके, यहाँ पे लगेगी स्पेशल कॉस्ट, और वो कितने की होगी, नॉट एक्सीडिंग 50 रुपए तक की वो स्पेशल कॉस्ट लगा सकता है, और ये जो कॉस्ट होगी कंपेंसेशन के फॉर्म में होगी, एक तरीके से कंपेंसेशन होगा जो किसको, दूसरी पार्टी को, अपोजिट पार्टी को दिया जाएगा। इसी के बाद एक और चीज लिखी हुई है कि आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या रिवीजन हो सकता है इनके अलावा, यानी अपील हो सकती है न्याय पंचायत के डिसीजन की, या फिर क्या रिवीजन हो सकता है, रिवीजन, तो रिवीजन तो हो सकता है, रिवीजन लेकिन कहाँ, सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ही कोर्ट में हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ क्या अपील हो सकती है, तो अपील बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन रिवीजन जो होगा वो सिर्फ ऊपर जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मुंसिफ की कोर्ट में होगा, इसके अलावा किसी के पास भी रिवीजन नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि रिवीजन और अपील जो है, जैसा कि इस एक्ट में दे रखी है उतना तो पॉसिबल है, उससे फालतू है नहीं। तो ये एक्सेप्शन इसमें सब क्लॉज 4 कहता है। इसी के बाद देख लेते हैं सब क्लॉज 5 क्या कहता है। अब एक ये भी इम्पोर्टेंट है क्या, कि रिमूव कैसे किया जाता है, ये वर्ड जो है रिमूव का जो है कहीं स्पेशल प्रोविजन नहीं है, तो आप ये देखिए अगर जो पूछ लिया जाए, जैसे रिमूवल का प्रोविजन जो आपका प्रावधान होता है, तो उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, उसका एक स्पेशल सेक्शन दे रखा है जो सेक्शन 14 है, लेकिन क्या पंचेस भी रिमूव किए जा सकते हैं, अगर क्वेश्चन इस तरीके से है
तो हाँ, पंचेस भी रिमूव किए जा सकते हैं। तो वहाँ तो रिमूव करने के जो जो सेक्शन 14 जो ग्राम पंचायत का प्रधान था उसको रिमूव करने का एक अलग तरीका था क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव था। यहाँ एक अलग तरीका होगा। तो यहाँ इस तरीके को हमें समझना है कि ये जो है, क्योंकि ये जुडिशियल बॉडी है तो कुछ ना कुछ इसमें कुछ जुडिशियल एक्टिविटी करते हुए इसमें कुछ इसने कमी करी हो, तभी क्या है इसको रिमूव किया जा सकता है। तो वही ये सेक्शन कहता है कि आपका नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग सेक्शन 95 नॉटविथस्टैंडिंग करते हुए आपका क्या है जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मुंसिफ, देखिए कौन रिमूव कर सकता है ये भी ध्यान रखिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मुंसिफ इन्हीं को पावर है ये वाली। तो ये क्या कर सकते हैं, ये किसी बेंच में दैट एनी बेंच और पंच सरपंच ऑफ न्याय पंचायत, इवन सरपंच तक को भी ये रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी बड़ी पावर है इसके हाथ में। अगर जो उनको ये लगता है कि इन्होंने क्या है ये जो है, देखिए वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ, बिहेव्ड इन अ मैनर बिकमिंग ऑफ हिज ऑफिस और देयर ऑफिस, कहने का मतलब इसने ऐसा किया है कुछ कि ये अपने ऑफिस में बरकरार रहने लायक नहीं है, नहीं बैठ सकता ये अपने ऑफिस में, ठीक है। अ, अ, या फिर इसने एक और ग्राउंड दे रखा है, गिव राइज टू द रिवीजन, कि हैज और हैज इन रिलेशन टू द केस विच गिव राइज टू रिवीजन, रिवीजन भी किसी कारण रिवीजन भी फाइल हुआ है इनके डिसीजन के खिलाफ, इन्होंने जो न्याय पंचायत ने ऑर्डर दिया उसमें रिवीजन फाइल हुआ है, या तो उस प्रोसीडिंग्स में या कहीं ना कहीं क्या किया है इन्होंने कोई बिहेव इस तरीके से किया है जो अनअप्रोप्रिएट है, जो आपका नहीं होना चाहिए था। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप जो है इसको इसको प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो है उनको रिमूव कर सकते हैं, इन तीनों को जो बेंच है या पंच है या सरपंच है, इन तीनों को रिमूव कर सकती है, ठीक है। और अपनी फाइंडिंग देखिए, रिकॉर्ड ऑफ फाइंडिंग इसमें खास कर देखिए, क्योंकि रिमूवल का मसला है किसी का तो इम्पोर्टेंट है, आपको मेरिट्स पे देना होगा, तो आपको रीजंस लिखे होंगे कि आपने क्यों रिमूव किया। तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, मुंसिफ है, ये रीजन लिखेंगे क्यों हमने रिमूव किया, ठीक है। और इसी में क्या है, आपको ये भी नेसेसरी नहीं होगा कि आप अपॉर्चुनिटी जो देंगे दूसरे को, शो कॉज की अपॉर्चुनिटी देंगे। तो ये भी नेचुरल जस्टिस यहाँ क्या फॉलो नहीं हुआ, तो यहाँ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना जरूरी नहीं है। तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट हो रहा है, नॉट फॉलो, कि नॉट नेचुरल जस्टिस जो है वो फॉलो नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आप नेचुरल जस्टिस के रूल को फॉलो करें। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप अगर जो रिवीजन में या फिर आपको लगा कि उसने अच्छी तरीके से कहीं बिहेव नहीं किया है इन दो ग्राउंड्स पे, ठीक है, वो क्या कर सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और ये जो आदमी है ये इनको रिमूव कर सकता है। तो ये दो रीजंस इम्पॉर्टेंट है, ये सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, सीधे नहीं मिलता है आपको। तो इस वजह से आप कहीं छुपा हुआ सेक्शन होता है ये, तो ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है सेक्शन 14 से कम करके इसको पढ़ लें। इम्पॉर्टेंट मीन्स के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिए। इसी के बाद समन्स टू डिफेंडेंट, सेक्शन 90 कहता है समन्स टू डिफेंडेंट और अक्यूज्ड पर्सन, ठीक है। तो ये समन्स के बारे में बात करता है कि जब कोई एप्लीकेशन फाइल करी जाती है सेक्शन 75 में, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, समन्स इशू किए जाएंगे, ठीक है, समन्स इशू किए जाएंगे किसको, डिफेंडेंट और अक्यूज्ड को, कि आप अटेंड करिए, या आप अपना एविडेंस और अपना एविडेंस फाइल करिए विद इन टाइम और प्लेस जो भी आपको दिया गया है उसके अंदर अंदर, ठीक है। और इसी के सामने देखिए दो प्रोसीडिंग्स एक साथ होंगी, दो प्रोसीडिंग्स ऐसी होंगी कि एक्यूज और डिफेंडेंट को भी यहाँ नोटिस दिया जाएगा, ठीक है, समन्स इशू किए जाएंगे कि अपना एविडेंस प्रोड्यूस किया जाए। और इसी के साथ साथ क्या है आपका जो कंप्लेनेंट है या फिर जो प्लेंटिफ है, देखिए यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, प्लेंटिफ और आपका कंप्लेनेंट है, इन दोनों को भी
कहा जाएगा कि आप भी अपना एविडेंस प्रस्तुत करिए। तो इसका एक तरीके से इसका लिखने का पर्पज यही है कि ये एविडेंस की प्रक्रिया ना ये एकदम चालू हो जाती है जैसे ही आपने केस फाइल किया, और वो केस जो है अनलेस डिसमिस, अगर जो वो किसी अदर वजह से डिसमिस या डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, तो आपको तुरंत क्या है, आपको पहली दूसरी डेट के अंदर ही आपको जो है एक्यूज्ड या डिफेंडेंट को कहना होगा भैया अपना एविडेंस आप ले आइए। ठीक है, तो स्टार्ट होते ही केस जो है एप्लीकेशन फाइल होते ही तुरंत एक दो हियरिंग्स में ये एविडेंस प्रस्तुत करने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे इसको ये इम्पोर्टेंट होता है। इसी के बाद सेक्शन 92 देख लेते हैं। अगर हम लोग ये कहता है सेक्शन 92 कहता है पेमेंट और एडजस्टमेंट ऑफ डिक्री टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है, अब न्याय पंचायत में अगर एक एप्लीकेशन फाइल करी जाती है किसके द्वारा, जजमेंट डेटर है या डिक्री होल्डर है। ठीक है, जजमेंट डेटर कोई भी फाइल कर सकता है। कहने का मतलब जिसके पास डिक्री है या कोई जिसने क्या है ये पेमेंट किया है। कहने का मतलब एक केस में क्या हुआ, किसी के ऊपर सोचो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट थे, प्लेंटिफ केस जीत गया, डिफेंडेंट के ऊपर क्या कहा गया कि भाई आपको 10,000 रुपये इसको देने हैं। 10,000 तो नहीं, आप क्योंकि न्याय पंचायत है थोड़ा कम ही रखेंगे, आपको 250 रुपये देने हैं। आप केस जीत गए हैं, तो आप प्लेंटिफ केस जीत गया है तो आपको डिफेंडेंट को आपको 250 रुपये उसको देने। तो इस तरीके का अगर जो केस होता है तो उस सिचुएशन में जो है जो भी डिक्री होल्डर है यानी प्लेंटिफ और जो जजमेंट डेटर यानी कि डिफेंडेंट, ये दोनों में से कोई एप्लीकेशन फाइल करेगा और कहेगा कि साहब हमें पैसा मिल गया है या मैंने पैसा दे दिया है। जो भी होगा, प्लेंटिफ कहेगा मुझे पैसा मिल गया, जजमेंट डेटर कहेगा मैंने पैसे दे दिए। इस तरीके की एप्लीकेशन विथ प्रूफ कि हाँ ये देखिए पैसों की पर्ची इसके बैंक में जमा कर दिया है। तो इस तरीके से वो लिखेगा और कहेगा कि साहब या तो मैंने सारा का सारा अमाउंट दे दिया या मैंने कुछ थोड़ा सा जो पार्ट है उसका वो दे दिया। जब ये एप्लीकेशन और जब ये प्रूफ लगा के साथ में कोर्ट को देगा और कोर्ट अपनी जो है इंक्वायरी करेगी इस चीज़ की कि हाँ वाकई पैसे आ चुके हैं या नहीं आए हैं, जो डिग्री पास हुई है उसमें। तो जब ये इंक्वायरी करके सेटिस्फाइड हो तो न्याय पंचायत उसको रिकॉर्ड कर देगा एक रजिस्टर में कि हाँ ये जो है पैसे आ चुके हैं, इतनी डिग्री सेटिस्फाई हो चुकी है, तो होल ऑफ द डिग्री सेटिस्फाई हो चुकी है या पार्ट ऑफ द डिग्री सेटिस्फाई हो चुकी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी होगा। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अब एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऊपर वाला तो ये वाला सेक्शन 92 जो है वो कहता है भैया किसी के ऊपर फाइन लगा और उसने दे दिया, यानी दे दिया तो ठीक है, वहीं की वहीं कहानी खत्म हो गई। लेकिन आदमी कुछ आपके ढीठ भी होते हैं, कुछ जिद्दी होते हैं, वो क्या है उस ऑर्डर को नहीं मानते, डिफेंडेंट नहीं मानते, जजमेंट डेटर उस ऑर्डर को नहीं मानता। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में एक और आगे की प्रोसीडिंग्स होती हैं जिनको कहा जाता है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। तो एग्जीक्यूशन में क्या होगा कि डिक्री और ऑर्डर पास किया न्याय पंचायत ने, तो वो क्या है शैल बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब। तो एग्जीक्यूट जैसी मैनर दी गई वैसी में प्रिस्क्राइब दी गई होगी वैसे वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब उसी मैनर को आगे दे रखा है कि कौन कैसे क्या मैनर होगी। इफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिफेंडेंट इज सिचुएटेड आउटसाइड, कहने का मतलब न्याय पंचायत से वो प्रॉपर्टी बाहर सिचुएटेड है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में न्याय पंचायत ट्रांसफर कर देगी दूसरी न्याय पंचायत को। ठीक है, तो एक न्याय पंचायत दूसरी न्याय पंचायत को ट्रांसफर कर देगी मैटर कि भैया एग्जीक्यूशन, इसका एग्जीक्यूशन करवा दो, इसको ये प्रॉपर्टी ये जो पैसे हैं ये दिलवा दो, या तो प्रॉपर्टी होगी तो प्रॉपर्टी दिलवा दो, नहीं तो ये पैसे हैं पैसे दिलवा दो। तो दूसरी न्याय पंचायत उसको जो भी आपका डिग्री होल्डर है उसको पैसे या मनी दिलवा देगी। लेकिन सोचिए अगर जो कहीं कहीं जहाँ वो भेज रहा है न्याय पंचायत वहाँ कोई दूसरी न्याय पंचायत जिसको भेजना चाह रहा है न्याय पंचायत है ही, तो क्या करेगा, तो उस सिचुएशन में क्या है वो कोर्ट को, अगर न्याय पंचायत नहीं तो वो फिर कोर्ट को भेज देगा, जो मुंसिफ कोर्ट होगी उसको भेज देगा, जो भी उस जुरिडिक्शन में मुंसिफ कोर्ट पड़ती होगी उसको भेज देगा कि साहब ये वाला जो है इसको एग्जीक्यूट किया जाए, ये डिग्री मैंने पास करी है और इसको एग्जीक्यूट करवा दिया जाए, और जो ये डिग्री होल्डर है इसको मनी पैसा या इमोवेबल प्रॉपर्टी जो भी डिग्री उसको मिली है वो आपको वो दिलवा दी जाए उसको। तो इस तरीके से किया जा सकता है। इसके बाद हम देख लेते हैं अब न्याय पंचायत को क्या थोड़ी डिफिकल्टी होती है, कहीं एक ऐसी सिचुएशन भी है कि न्याय पंचायत खुद एग्जीक्यूट कर रही है।
तो न्याय पंचायत जब खुद एग्जीक्यूट कर रही है और उसे डिफिकल्टी हो रही है, भाई उसके पास इतनी सारी पावर तो है नहीं, वो पुलिस वालों को डायरेक्शन तो दे नहीं सकती कि भाई इसको क्या है, डिग्री होल्डर को आप पैसे दिलवाओ या इसकी जो है जजमेंट डेटर की इसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर आप कब्जा दिलवाओ, इस तरीके की बात न्याय पंचायत इतनी पावर्स नहीं होती। तो क्या है, जब इसको डिफिकल्टी आने लगेगी कि एग्जीक्यूशन में, कि डिग्री एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेगी, वो क्या कर देगी, फॉरवर्ड कर देगी। फॉरवर्ड कर देगी, जो भी वहाँ का मुंसिफ होगा उसको वो डिग्री फॉरवर्ड कर देगी, और इसके बाद फॉरवर्ड करने के बाद वो मुंसिफ उस डिग्री को एग्जीक्यूट कराएगा। तो कहने का मतलब, जहाँ सरल है वहाँ खुद एग्जीक्यूट कर देगी, जहाँ वो आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन है दूसरे कोर्ट को या न्याय पंचायत को भेज देगी, और जहाँ पे अगर जो खुद उसके पास एग्जीक्यूशन जो है वो खुद ही एक एप्लीकेशन उसके कोर्ट में न्याय पंचायत में खुद ही फाइल करते हैं कि मैंने पैसा दे दिया, तो इस चीज का रिकॉर्ड कर देगी फाइंडिंग्स, यानी कहने का मतलब डिग्री सेटिस्फाई होगी, उसकी फाइंडिंग रिकॉर्ड कर देगी। इसी तरीके से सेक्शन 94 है जो रिकवरी ऑफ फाइन के बारे में बात करता है। ये क्या है, अगर जो कोई फाइन इम्पोज किया है न्याय पंचायत ने, ठीक है, और उसको रिकवर करने में उसको डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एक रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट है कि उसको रिक्वेस्ट करेगा कि ये जो है पैसा मेरे से तो वसूल नहीं हो पा रहा है, आप इसको वसूल दीजिए, ठीक है। जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा उस सर्कल के, जो जिसके अंडर में आता हो न्याय पंचायत का सर्कल, जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा उसके पास जब ये रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो क्या है, वो रिकवर फिर करेगा, इसके बाद वो रिकवर करेगा पैसा। तो रिकवर इस तरीके से फाइन होंगे, जो न्याय पंचायत रिकवर नहीं कर सकती फाइन। भाई न्याय पंचायत के बाद फिर मैंने आपको दोबारा बताया बहुत सारी पावर्स नहीं होती, पुलिस इनके कंट्रोल में नहीं होती, पुलिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के कंट्रोल में होती है। तो वो क्या है, इन सब चीजों का, क्योंकि पावर्स ज्यादा पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास है, तो उसके पास ट्रांसफर कर देगा कि भैया आप रिकवर कर लो ये पैसे, मैं नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, थोड़ा सा एक और डिफरेंस देखिए, ये 93 सब क्लॉज 2 में क्या है, मुंसिफ दिया गया है वर्ड, यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं दिया गया, और 94 सब क्लॉज ये जो वन, ये जो है आपका वन जो है आपका, इसमें सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दिया गया, मुंसिफ नहीं दिया गया, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखें। ऐसे ही सेक्शन 94A देख लेते हैं। तो पहले ये क्या, कंटेम्प्ट ऑफ न्याय पंचायत की बात करता है सेक्शन 94A, ठीक है। तो कंटेम्प्ट तो हम देखेंगे क्या है, सबसे पहले इसकी नेचर, सब क्लॉज 2 देख लेते हैं। कंटेम्प्ट जो होती है ये क्रिमिनल केस माना जाता है, तो यहाँ नेचर बता दी गई है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की कि ये क्या है, आपका क्रिमिनल केस है। इसी के बाद हम देख लेते हैं मेन हेडिंग्स की, कंटेम्प्ट कब कंटेम्प्ट माना जाएगा, कब न्याय पंचायत का कंटेम्प्ट हो गया माना जाएगा। तो न्याय पंचायत का कंटेम्प्ट तब माना जाएगा कि जब कोई आदमी इंटेंशनली इंसल्ट करता है न्याय पंचायत या किसी भी मेंबर की, यानी जो भी पंच है न्याय पंचायत में उसकी, या तो इंटेंशनली न्याय पंचायत पूरी की पूरी न्याय पंचायत इंस्टीट्यूशन का वो इंसल्ट करता है या किसी उसके मेंबर का इंसल्ट करता है, ठीक है, जब वो बैठा हुआ है। अब ये ध्यान रखिएगा, जब वो क्या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स तभी होती हैं जब न्याय पंचायत बैठी हो, यानी सुन रही हो केस, ये नहीं कि शाम के 6 बजे वो अपने घर पे चले गए पंच और वहां पे किसी ने आके उसको गाली दे दी, तो ये कोई कंटेम्प्ट नहीं होगा। कंटेम्प्ट तभी होगा जब 10 से 5 तक कोई न्याय पंचायत बैठी होगी या मेंबर बैठा होगा, उसके सामने इंटेंशनली जानबूझकर कोई आदमी कुछ ऐसा अभद्र भाषा या अभद्र व्यवहार का प्रयोग करता है, जो या फिर क्या करता है, एक तो ग्राउंड ये हो गया कि किसी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, उसी के बाद क्या करता है, कोई ओथ लेने से मना कर देता है, जो उसको ओथ बहुत जरूरी है, जैसे कि मैं गीता की शपथ खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, इस तरीके की कुछ ओथ अगर जो वहाँ पे दे रहा होगा न्याय पंचायत, उसको मना कर देता है वो लेने से, या फिर कोई साइन करने से, स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट न्याय पंचायत के सामने दिया और उसे साइन नहीं कर रहा है कि मैं साइन नहीं करूँगा, मैंने स्टेटमेंट दे दिया, आप इसे इस्तेमाल कर लो लेकिन मैं साइन नहीं करूँगा। तो ये 3 ग्राउंड्स हैं, 3 ग्राउंड्स, इन 3 ग्राउंड्स में से जब भी क्या है, अब जब भी इन 3-4 ग्राउंड्स में से ये न्याय पंचायत को लगता है कि इसने क्या है मेरी अथॉरिटी का वायलेशन किया है, तो न्याय पंचायत क्या करेगी, उठने से पहले, बिफोर राइजिंग क्या, और उसी दिन, सेम डे, ठीक है, उसका संज्ञान लेगी, कॉग्निजेंस लेंगी और उसको सेंटेंस
ऑफेंस, कॉग्निजेंस ऑफेंस की तरह माना जाएगा और उसको सेंटेंस कर देगी किसका, टू अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 10 रुपीज, 10 रुपए तक का उस पर फाइन लगा देगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो इसकी ग्राउंड्स एक देख लेते हैं कि कितने ग्राउंड्स ये बनते हैं एक तरीके से। तो सबसे पहले तो ये एक ग्राउंड हो गया, ये मेंस के लिए क्वेश्चन आ सकता है तो इस वजह से ये ध्यान रखिए एक ग्राउंड हो गया। फिर आपका ये सेकेंड ग्राउंड हो गया, ठीक है, और ये थर्ड ग्राउंड हो गया। ये पहले वाले में इंटेंशनली ऑफर इंसर्ट इंसर्ट करता है जब वो कोर्ट बैठा हुआ है, जब न्याय पंचायत बैठी हुई है, ठीक है, और उसी के बाद वोट लेने से मना कर देता है और तीसरा साइन करने से मना करता है। तो ये 3 ग्राउंड हैं जिन ग्राउंड्स पे आपका न्याय पंचायत जो है कंटेम्प्ट मानेगी अपना और उसको क्या कर देगी, सेंटेंस कर सकती है 10 रुपए तक का। और इसकी क्या प्रोसीडिंग्स क्या होता है, इसका नेचर क्या होती है, क्रिमिनल, ये क्रिमिनल होती है, क्रिमिनल इन नेचर होती है ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे मार्क कर दिया जाए। तो आज के लिए यही है, ये चैप्टर 6 हम लोगों का ख़त्म हो जाता है और न्याय पंचायत का पूरा हमने पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट हम लोग इसके बाद जो है एक्सटर्नल कंट्रोल के बारे में बात करेंगे और उसको स्टार्ट देखेंगे कि एक्सटर्नल कंट्रोल किसके बारे में है, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।